हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्मासी लेक्चर्स। आज हम फार्माकोलॉजी का पूरा यूनिट 1 रिवीजन करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं 2025 तक इस टॉपिक के रिलेटेड इसको डिस्कस करूँगी। और साथ में जीपेट में 2025 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं इसको भी डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 1 का एंटीकोगुलेंट्स, जो कि क्लॉट के अगेंस्ट काम करता है। ये एक मेडिकेशंस होता है डेट हेल्प प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम फॉर्मिंग, जो ब्लड क्लॉट होने से रोकता है, ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। इट इंटरफेयर्स विद द ब्लड नेचुरल क्लॉटिंग प्रोसेस। हमारे बॉडी की जो नेचुरल क्लॉटिंग प्रोसेस होता है, जो हमारे बॉडी में जब कट लगते हैं तो वहाँ से खून बहता है और थोड़ी देर बाद बंद भी हो जाता है। वो नेचुरली क्लॉटिंग होता है ताकि एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो। ये इंटरफेयर करता है नेचुरल क्लॉटिंग प्रोसेस को, ताकि क्लॉट कम बने और ब्लड लॉस कम हो। नेचुरल क्लॉटिंग प्रोसेस क्या है? इसको हम हीमोस्टेसिस भी बोलते हैं। नेचुरल क्लॉटिंग प्रोसेस में पहला जब इंज्योर होता है हमारे बॉडी पे तो वहाँ से खून बहता है, या फिर स्किन के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर दिखाई देते हैं उस इंज्यूर्ड जगह पर। तो अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल जहाँ पर इंज्यूर्ड हुआ है, ये ब्लड वेसल तुरंत कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब साइज छोटा कर लेता है ताकि खून कम बहे वहाँ से। इमीडिएटली प्लेटलेट्स स्टिक टू द इंज्यूर्ड साइट। तो इमीडिएटली क्या होगा, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो करता है, उस ब्लड में प्लेटलेट्स सेल्स रहता है। ये प्लेटलेट्स को स्टिक इमीडिएटली प्लेटलेट्स स्टिक हो जाता है एक साथ और इंज्यूर्ड के साइड में पहुंच जाता है एक साथ, फॉर्म ए टेम्पोररी प्लग, ताकि क्लॉट बनने के लिए प्लेटलेट्स वहाँ पर जाके पहुंच जाता है और टेम्पोररी प्लग वहाँ से प्लग बनना स्टार्ट होता है, मतलब क्लॉट बनना स्टार्ट होता है। दिस इज ऑकर्स ड्यू टू कैस्केड सिस्टम। ये कैस्केड सिस्टम से होता है। कैस्केड सिस्टम एक सीक्वेंस में होता है जहाँ क्लॉटिंग फैक्टर एक के बाद एक एक्टिवेट होता है, क्लॉट बनाने में मदद करता है। एट द एंड एंजाइम प्लाज्मिन डिसॉल्व द क्लॉट। एंजाइम प्लाज्मिन क्या करेगा, हीलिंग के बाद जो थोड़ा बहुत क्लॉट रह जाता है उसको डिसॉल्व कर देता है और नॉर्मल ब्लड फ्लो सर्कुलेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं। एंटीकोगुलेंट का दो क्लासिफिकेशन है। एक है बेस्ड ऑन द साइट ऑफ एक्शन, मतलब एंटीकोगुलेंट्स बॉडी के अंदर दिया जा रहा है या फिर बाहर, इसके ऊपर बेस करके एंटीकोगुलेंट को क्लासीफाई किया गया है। इन वाइट्रो एंटीकोगुलेंट, इन वाइवो एंटीकोगुलेंट। इन वाइट्रो एंटीकोगुलेंट बॉडी के बाहर दिया जाता है, जिससे ब्लड टेस्टिंग के लिए पेशेंट से ब्लड कलेक्ट किया जाता है टेस्ट ट्यूब में। उस टेस्ट ट्यूब में नॉर्मली क्या होता है, जब बॉडी से खून बाहर निकलता है तो क्या होता है, क्लॉट हो जाता है नेचुरली। तो टेस्ट ट्यूब में जब कलेक्ट करते हैं पेशेंट से, तो उस टेस्ट ट्यूब में क्लॉट फ्री हो, एक भी क्लॉट ना बने, इसके लिए लिक्विड फेज में रखने के लिए ईडीटीएस साइट्रेट हेपरिन यूज़ करते हैं। इन वाइवो एंटीकोगुलेंट बॉडी के अंदर यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर। थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर में थ्रोम्बस मतलब क्लॉट फॉर्मेशन होके बॉडी में ट्रेवल करता है, ब्लड के थ्रू पूरा बॉडी में ट्रेवल करता है। तो थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इन वाइवो एंटीकोगुलेंट यूज़ किया जाता है बेस्ड ऑन द रोट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस वे से बॉडी में दिया जा रहा है, आईवी के थ्रू या फिर ऑरली दिया जा रहा है, इसके ऊपर बेस करके एंटीकोगुलेंट को क्लासिफाई किया गया है। पेरेंटल एंटीकोगुलेंट ये इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, गिवन थ्रू आईवी, इंट्रावेनस या फिर सबक्यूटेनस से दिया जाता है, सबक्यूटेनस में दिया जाता है या फिर इंट्रावेनस में। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज हेपरिन। मोस्ट कॉमनली जो पेरेंटल एंटीकोगुलेंट यूज़ किया जाता है वो है हेपरिन। ऑरल एंटीकोगुलेंट एडमिनिस्टर थ्रू ऑरली। ऑरल एंटीकोगुलेंट जो है वो ऑरली लिया जाता है और इसका असर 2-3 दिन बाद दिखाई देते हैं, थोड़ा टाइम लगता है पेरेंटल एंटीकोगुलेंट्स के कंपेयर में। तो ऑरली कौन सा ड्रग्स लिया जाता है, ऑरफारिन एंटीकोगुलेंट। तो अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हेपरिन, जो कि पेरेंटल एंटीकोगुलेंट है और ये इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। तो हेपरिन बॉडी में लेने के बाद क्या होता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड होता है, जो कि थ्रोम्बिन के अगेंस्ट काम करता है, जो ये ब्लड में रहता है। तो एक्टिवेशन ऑफ एंटी थ्रोम्बिन, जब एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड होगा, एंटी थ्रोम्बिन 3 एक्टिवेट हो जाएगा और उसका एक्टिवेशन 1000 टाइम्स फास्टर हो जाएगा। तो एंटी थ्रोम्बिन 3 क्या करेगा, इनहिबिट करेगा कुछ क्लॉटिंग फैक्टर को। 5 क्लॉटिंग फैक्टर कहे थ्रोम्बिन फैक्टर 9A, 10A, 11A, 12A।
ये पांचों फैक्टर को इनएक्टिवेट करेगा एंटीथ्रोम्बिन 3 एक्टिव होने के बाद। दिस फैक्टर इनहिबिटेड बाय अनफ्रैक्शनड हेपरिन एंड लो मोलिकुलर वेट हेपरिन। ये 5 फैक्टर को इनएक्टिवेट कौन करेगा? हेपरिन के 2 टाइप्स होते हैं, एक है अनफ्रैक्शन हेपरिन, लो मोलिकुलर हेपरिन। लो मोलिकुलर वेट हेपरिन, अनफ्रैक्शन हेपरिन का वेट ज़्यादा होते हैं। ये 2 हेपरिन इस 5 क्लोटिंग फैक्टर को इनएक्टिवेट करेगा। कौन सा? थ्रोम्बिन, फैक्टर 9A, फैक्टर 10A, 9A, 11A, 12A, ये पांचों फैक्टर को इनएक्टिवेट करेगा। ये हम कैस्केड में पढ़ चुके थे कि कैसे क्लॉट बनता है। और लास्ट में कैस्केड में हमने देखा था कि फाइब्रिन फॉर्मेशन होता है जो कि स्टेबल क्लॉट बनाने में मदद करता है। फाइब्रिन एक थ्रेड की तरह होता है। तो लास्ट में क्या, अगर इस फैक्टर को इनएक्टिवेट कर देगा तो लास्ट में फाइब्रिन फॉर्मेशन नहीं होगा, तो क्लॉट ग्रोथ होना स्टॉप हो जाएगा, क्लॉट ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो अब देखते हैं कि वारफारिन ऑरली लिया जाता है। मेनली जो हम ऑरली ड्रग्स लेते हैं, ये 4 स्टेप को फॉलो करते हुए हमारे बॉडी में ड्रग्स असर करता है। कौन सा 4 स्टेप? एक है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। तो वारफारिन ये चारों स्टेप को फॉलो करते हैं। हम वारफारिन जो है ऑरली लेते हैं। तो वारफारिन एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? एब्जॉर्प्शन होगा स्टोमक से एंड इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसलिए इसका असर 2-3 दिन बाद दिखाई देते हैं। लेकिन हेपरिन इसके कंपेयर में ज़्यादा शॉर्ट पीरियड में इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में देते हैं। और हेपरिन तो आईवी से लिया जाता है, इसलिए एब्जॉर्प्शन जो स्टेप है ये स्किप कर जाता है। लेकिन वारफारिन 4 स्टेप को फॉलो करते हैं। तो वारफारिन लेने के बाद हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर से ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड में क्या होता है? विटामिन के इपॉक्सीडेज रिडक्टेस एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम विटामिन के को प्रोडक्शन करते हैं, और विटामिन के की हेल्प से कुछ क्लॉटिंग फैक्टर बनता है, जो कि जब ब्लीडिंग होता है तो नेचुरली जो क्लॉट बनाता है, ये विटामिन के की हेल्प से क्लॉटिंग फैक्टर बनता है। तो क्लॉट जब बनेगा तब वो हेल्प करेगा ये क्लॉटिंग फैक्टर। तो वारफारिन पहले इनहिबिट करेगा विटामिन के इपॉक्सीडेज रिडक्टेस एंजाइम को। अगर इसको इनहिबिट कर दिया तो विटामिन के प्रोडक्शन नहीं होगा, और विटामिन के प्रोडक्शन नहीं होगा तो विटामिन के की मदद से जो क्लॉटिंग फैक्टर बनता है ये नहीं होगा। तो प्रोडक्शन ऑफ क्लॉट डिक्रीजेस, क्लॉट प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। क्लॉट प्रोडक्शन इसलिए डिक्रीज हो गया, लेकिन ये एकदम से स्टॉप क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विटामिन के ऑलरेडी जो ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट हो रहा है, उससे थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हो जाता है क्लॉट की। तो वारफारिन पहले इनहिबिट करता है ये एंजाइम को। अगर ये एंजाइम को इनएक्टिवेट कर दिया तो विटामिन के नहीं बनेगा। तो विटामिन के नहीं बनेगा मतलब क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा, और क्लॉट की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो वारफारिन ऐसे काम करता है। तो अब देखते हैं कि हेपरिन की यूजेस। कि हेपरिन और किस किस बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है? हेपरिन इट इज़ यूज टू ट्रीट डीवीटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यूज़ किया जाता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, नॉन हेमोरेजिक स्ट्रोक पर यूज़ किया जाता है। कार्डिक बाईपास सर्जरी में, नॉन हेमोरेजिक स्ट्रोक में ब्लड वेसल क्या होता है? ब्लड वेसल क्लॉट से ब्लॉक हो जाता है, तो हेपरिन यूज़ करता है ताकि क्लॉट को रिमूव कर सके। कार्डिक बाईपास सर्जरी में क्या होता है? कार्डिक बाईपास सर्जरी में ओपन हार्ट सर्जरी होते हैं, जो एक पाइप की मदद से हार्ट के अंदर से ब्लड को बाहर लाया जाता है ताकि उसमें क्लॉट फ्री सर्कुलेशन हो, इसलिए यूज़ किया जाता है कार्डिक बाईपास सर्जरी में। उस पाइप में क्लॉट फ्री सर्कुलेशन हो। तो एडवर्स इफेक्ट, तो नुकसान क्या हो सकता है? ब्लीडिंग हो सकता है। ब्लीडिंग यहाँ पर हम टॉपिक 1 में जितने भी ड्रग्स पढ़ेंगे इनमें सबका एडवर्स इफेक्ट कॉमन है, ब्लीडिंग। तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेपरिन इंड्यूस जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, तो इसका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में मेनली प्लेटलेट्स के काउंट कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स का काउंट कम हो गया मतलब क्लॉट कम बनना चाहिए। लेकिन हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है? हेपरिन लेने से जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, इसमें क्लॉट कम बनने की बजाय क्लॉट ज़्यादा हो जाता है अननेसेसरी।
अननेसेसरी ज़्यादा फॉर्मेशन कर लेते हैं। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ हेपरिन लीड्स टू वीकेंड बोन। तो अगर हेपरिन किसी पर्सन ज़्यादा दिन तक यूज़ कर रहे हैं ले रहे हैं तो इसके वजह से बोन वीक हो सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसा बीमारी होते हैं। बोन रिलेटेड डिसऑर्डर, ऑस्टियोपोरोसिस में बोन में छेद आ जाते हैं जिसकी वजह से बोन की वेटेज कम हो जाता है और बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस होता है। हाइपर सेंसिटिविटी में एलर्जिक रिएक्शन होता है। एलोपेशिक हेयर लॉस होता है। एंटीडोट में इसका एंटीडोट है प्रोटामाइन सल्फेट। तो वारफरिन का मैकेनिज़्म हम पढ़ चुके हैं। अभी देखेंगे कि वारफरिन की क्लासिफिकेशन। वारफरिन ऑरली लिया जाता है और इसका इफ़ेक्ट 2-3 दिन बाद दिखाई देते हैं। 2-3 दिन बाद दिखाई देते हैं इसका इफ़ेक्ट। तो हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन द मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में मतलब एक्ट कैसे कर रहा है इसके बेसिस पर क्लासिफाई किया गया वारफरिन। विटामिन के एंटागोनिस्ट में इसका एग्जांपल है वारफरिन। बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल एंटीकोगुलेंट, इसका एग्जांपल है वारफरिन एपिक्सावेन। बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर कोमोरिन डेरिवेटिव्स में इसका एग्जांपल है फिनेंडाइन वारफरिन। ये जो हम 3 क्लासिफिकेशन देखा इसका वारफरिन का, इस तीनों में कॉमन है वारफरिन ड्रग्स। सिर्फ क्लासिफिकेशन 2 में एपिक्सावेन एंड क्लासिफिकेशन 3 में फिनेंडाइन। तो इसका एडवर्स इफेक्ट एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लीडिंग होगा तो स्किन नेक्रोसिस होगा, स्किन डैमेज हो जाएगा। पर्पल टो सिंड्रोम, उंगलियां नीली पड़ जाती है। टेराटोजेनेसिटी, प्रेगनेंसी में अगर वारफरिन ले रहे हैं तो क्या होता है, बेबी का डिफेक्ट हो सकता है। ड्रग इंटरेक्शन में एंटीबायोटिक्स NSAIDs ड्रग्स के साथ हम नहीं ले सकते वारफरिन। फॉर मॉनिटरिंग INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो हैज सीन। तो वारफरिन अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, इसको देखने के लिए हम INR यूज़ करते हैं। INR देखते हैं उस पेशेंट में। नॉर्मली प्रोथ्रोम्बिन इज सीन इन INR में ब्लड टेस्ट किया जाता है। उस ब्लड टेस्ट में प्रोथ्रोम्बिन देखा जाता है कि प्रोथ्रोम्बिन कितना टाइम ले रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज़ 10 to 12 सेकेंड। नॉर्मल इंसान का प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, ब्लड टेस्ट करने पर प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है 10 to 12 सेकेंड। अगर INR कम हो गया, INR लो मीन्स रिस्क ऑफ क्लॉटिंग इंक्रीजेस, INR हाई मीन्स रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इंक्रीजेस। अगर INR की वैल्यू कम हो गया मतलब क्लॉटिंग इंक्रीजेस हो जाएगा। अगर INR की वैल्यू ज़्यादा हो गया मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है। नॉर्मल रेंज INR का होता है 0.8 to 1.2 सेकेंड। थेरापेटिक रेंज, अगर किसी पेशेंट वारफरिन पे है, वारफरिन ले रहे हैं तो उसका INR रेंज होगा 2 to 3 सेकेंड। अगर 2 से वैल्यू कम होगा इसका मतलब है एबनॉर्मल है और क्लॉटिंग रिस्क ज़्यादा हो सकता है। अगर 3 से ज़्यादा है तो ब्लीडिंग हो सकता है। इन मैकेनिकल हार्ट बल्ब एंड मायोकार्डियल INR रेंज, कुछ स्पेशल केसेस में लाइक मैकेनिकल हार्ट बल्ब सर्जरी में एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन में INR रेंज होता है 3 to 4 सेकेंड। तो इसका एंटीडोट क्या है, विटामिन के। तो वारफरिन का एंटीडोट याद रख लेना, वारफरिन वार होगा विटामिन के साथ, ऐसे याद रख लेना। वारफरिन का एंटीडोट है विटामिन के एंड हेपरिन का है प्रोटामाइन सल्फेट। डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स का हमने 2 टाइप्स देखा, एक है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, फैक्टर 10A इनहिबिटर। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर का ड्रग्स है डेबिगाट्रिन, ब्लॉक्स थ्रोम्बिन, और फैक्टर 10A इनहिबिटर का ये देखो, ये 2 ड्रग्स इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम ड्रग्स पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीपेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है 2 बार ना। तो डेबिगाट्रिन डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है। फैक्टर 10A इनहिबिटर रिवारोक्साबेन एपिक्सावेन। तो फैक्टर 10A को इनहिबिट करता है, जो हम क्लोटिक कैस्केड में पढ़ चुके थे। फैक्टर 10 इसको इनहिबिट करता है, रिवारोक्साबेन एंड एपिक्सावेन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। ये नेक्स्ट टॉपिक है जो कि ये एंटीकोगुलेंट्स के कंपेयर में ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि थ्रोम्बोलाइटिक्स का काम क्या है, क्लॉट को मेल्ट करना
और मेल्ट करके नॉर्मल सर्कुलेशन में ले आना। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स, ये थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स क्या करते हैं, थ्रोम्बो मीन्स क्लॉट, लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन, क्लॉट को ब्रेक डाउन करेगा। दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ ड्रग्स डेट हेल्प ब्रेक डाउन एक्जिस्टिंग ब्लड क्लॉट इनसाइड द बॉडी। एक स्पेशल टाइप ऑफ ड्रग है जो कि जो क्लॉट ऑलरेडी बन चुका है बॉडी में उसको ब्रेक डाउन करेगा बॉडी के अंदर, तो इसलिए ये पावरफुल होते हैं, इसको मेल्ट करना है इसका काम। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं, यहाँ पर हम 3 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स में हम देखेंगे नॉन फाइब्रिन स्पेसिफिक है फर्स्ट जनरेशन का जो ड्रग है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस। तो यहाँ हम 3 जनरेशन का ड्रग्स देखेंगे। याद रख लेना कि थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स का हम 3 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सेकेंड जनरेशन का एल्टीप्लेशिया, रेटिप्लेशिया, टाइप जनरेशन का क्या है, मॉडिफाइड टिज़ोप्लाज्मिनोजन एजेंट। तो एग्जांपल है टेनेक्टिप्लेशिया, एनेस्ट्रोप्लेशिया। तो हम तीनों जनरेशन में 2-2 ड्रग्स देखे। तो ट्रिक्स याद रख लेना, गुजरात की एक सूरत नाम की एक सिटी है, इससे याद रख लेना। थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स का ट्रिक्स क्या है, सूरत सिटी। ऐसे क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस फर्स्ट जनरेशन का, एंड सेकेंड जनरेशन का रेटिप्लेशिया, एल्टीप्लेशिया, थर्ड जनरेशन का टेनेक्टिप्लेशिया, एनेस्ट्रोप्लेशिया। तो इसका मैकेनिज्म देखना कि मैकेनिज्म थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है हमारे बॉडी में, ये थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स कैसे काम करता है। थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स पहले प्लाज्मिनोजन एंजाइम जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है ब्लड में, इसके साथ बाइंड करेगा, बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया, प्लाज्मिनोजन इनएक्टिव से एक्टिव में लाना है, तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। ये कॉम्प्लेक्स से कन्वर्ट होगा प्लाज्मिन एंजाइम में जो कि एक्टिव फॉर्म में आ गया ये एंजाइम। तो ये एंजाइम ब्रेक करेगा फाइब्रिन मैश को। फाइब्रिन मैश वुंड के ऊपर, फाइब्रिन क्या है, एक थ्रेड की तरह होता है जो वुंड के ऊपर एक मैश बनाता है, और ब्लड में जो सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसको ट्रैप करता है ताकि एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो। तो ये फाइब्रिन मैश को रिमूव करेगा। रिमूव करके तो क्या करेगा, नॉर्मल ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसको रिमूव कर दिया तो नॉर्मल ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स पहले बाइंड होता है, प्लाज्मिनोजन इनएक्टिव एंजाइम होता है जो ब्लड में रहता है, इसके साथ बाइंड करेगा, बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। ये कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होगा प्लाज्मिन एंजाइम जो कि एक्टिव फॉर्म में होता है, ब्रेक्स फाइब्रिन मैश। ये प्लाज्मिन क्या करेगा, फाइब्रिन मैश जो वुंड के साइड पे होता है इसको ब्रेक डाउन करके नॉर्मल ब्लड फ्लो स्टार्ट कर देगा। तो क्लिनिकल यूज़ और किस किस बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी कंडीशन ऑफ एमआई। याद रख लेना कि थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स जो है इमरजेंसी कंडीशन, एमआई की इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ किया जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ किया जाता है। दिस ड्रग्स शुड बी यूज्ड विदिन 12 आवर्स ऑफ ऑनसेट। ये ड्रग्स 12 घंटे के अंदर देना होता है, तो 12 घंटे के अंदर ही देता है। तो नॉन हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, ब्लड वेसल क्लॉट से ब्लॉक हो जाता है। तो मोस्ट कॉमनली कौन सा ड्रग्स यूज़ करते हैं, सेकंड जनरेशन का जो ड्रग हमने पढ़ा एल्टीप्लेशिया, ये दिया जाता है गिवन विदिन 3 to 4.5 आवर्स। नॉन हेमोरेजिक स्ट्रोक में एल्टीप्लेशिया दिया जाता है 3 to 4.5 आवर्स के अंदर। तो अब देखते हैं कि बाद में क्या है और किस बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है, जो क्लॉट ट्रेवल करके लंग्स के आर्टरी में पहुंचता है और इस आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। ये क्लॉट लेग से ट्रेवल करके लंग्स के आर्टरी तक पहुंचता है, जो आर्टरी लंग्स को ब्लड सप्लाई करता है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यूज़ किया जाता है। एंड डीवीटी में यूज़ किया जाता है। नॉर्मली एंटीकोगुलेंट मोस्ट कॉमनली डीवीटी में यूज़ किया जाता है, लेकिन डीवीटी अगर सीवियर केस में हो गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस अगर सीवियर हो गया तो थ्रोम्बोलाइटिक्स देना पड़ता है, क्योंकि थ्रोम्बोलाइटिक्स ज़्यादा पावरफुल होता है। तो सीवियर केस में डीवीटी में दिया जाता है। तो लाइन ऑफ कैथेटर, कार्डियक बाईपास सर्जरी में ओपन हार्ट सर्जरी जो होता है उसमें जो कैथेटर यूज़ करते हैं, इस कैथेटर को क्लियर रखने के लिए यूज़ किया जाता है।
यूज़ किया जाता है थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स, ताकि कैथेटर एक पाइप होता है जो कार्डियक बाईपास सर्जरी में यूज़ किया जाता है, उस पाइप को क्लियर रखने के लिए, ताकि क्लॉट बन के उस पाइप में ब्लॉकेज ना हो जाए, तो इसलिए यूज़ किया जाता है लाइन ऑफ कैथेटर में। तो इसका ट्रिक्स याद रख लो कि हार्ट ब्रेन ट्रिपल एल। फर्स्ट जो हमने पढ़ा है, इन केस ऑफ इमरजेंसी कंडीशन ऑफ एमआई, हार्ट के रिलेटेड कौन सा डिजीज है, एमआई है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ब्रेन के रिलेटेड कौन है, नॉन हेमोरेजिक स्ट्रोक। ब्रेन में हेमोरेजिक स्ट्रोक या फिर नॉन हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है, तो नॉन हेमोरेजिक स्ट्रोक है। हार्ट पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ब्रेन पे नॉन हेमोरेजिक स्ट्रोक, लंग्स पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लेग पे डीवीटी एंड लाइन ऑफ कैथेटर। तो ऐसे याद रख लो कि हार्ट ब्रेन ट्रिपल एल, थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स का क्लिनिकल यूज़ याद रखने के लिए हार्ट ब्रेन ट्रिपल एल याद रख लो। हार्ट ब्रेन ट्रिपल एल, हार्ट से एमआई, ब्रेन से नॉन हेमोरेजिक स्ट्रोक, लंग्स से क्या होता है, लंग्स में पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीवीटी, लेग पे एंड लाइन ऑफ कैथेटर। तो एडवर्स इफेक्ट देखते हैं कि इसका नुकसान क्या क्या होता है। ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग होता है, एलर्जिक रिएक्शन, ब्लीडिंग तो सब में कॉमन है, ब्लीडिंग तो एलर्जिक रिएक्शन होता है, हाइपरटेंशन, अचानक बीपी फॉल हो जाता है, हाइपरटेंशन अचानक बीपी फॉल हो जाता है, इरेगुलर हार्ट रिदम व्हेन ब्लड फ्लो रिटर्न सडनली, इरेगुलर हार्ट रिदम व्हेन ब्लड फ्लो रिटर्न सडनली। देखो थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स का क्या काम है, क्लॉट को मेल्ट करके फिर से नॉर्मल सर्कुलेशन पे ले आना है। तो जब क्लॉट को ब्रेक डाउन करेगा, जो क्लॉट ऑलरेडी बन चुका है ब्लड वेसल के अंदर, इससे बेल्ट करके नॉर्मल सर्कुलेशन में लाना है। तो ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा अचानक, और हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए इरेगुलर हार्ट रिदम हो जाता है। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है। एंटीडोट क्या है, एमाइनो कैप्रोइक एसिड इसका एंटीडोट है। तो एंटीप्लेटलेट एजेंट्स, ये एंटीप्लेटलेट एजेंट्स एक ड्रग्स है जो कि प्लेटलेट के अगेंस्ट काम करते हैं। प्लेटलेट्स नॉर्मली क्या काम करते हैं, प्लेटलेट्स जब हमारे बॉडी पे कट लगता है तो क्या होता है, प्लेटलेट्स तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होके प्लेटलेट्स को सिग्नल देते हैं कि एक्टिवेट हो जाओ, कि प्लेटलेट्स एक्टिव होके कुछ चिपचिपा सा सब्सटेंस रिलीज करता है ताकि एक साथ क्लम्पिंग हो, तो एक साथ स्टिक होके उस इंजुरी की साइड पर पहुंच जाता है और क्लॉट्स बना लेते हैं। नॉर्मली प्लेटलेट्स का ये काम होता है, लेकिन एंटीप्लेटलेट ड्रग्स का काम है कि प्लेटलेट्स के अगेंस्ट काम करना, ये प्लेटलेट्स के अगेंस्ट काम करेगा। तो दिस आर मेडिसिन्स डेट प्रिवेंट प्लेटलेट्स फ्रॉम स्टिकिंग, जब प्लेटलेट स्टिक करके उस इंजरी के साइड पे पहुंचता है, ये काम को रोकेगा एंड फॉर्म क्लॉट्स तक, और क्लॉट बनाने से रोकेगा। तो इसका हम 5 क्लासिफिकेशन देखेंगे। साइक्लोऑक्सीजनेस इनहिबिटर, ADP रिसेप्टर ब्लॉकर, ग्लाइकोप्रोटीन 2B and 3 इनहिबिटर, फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर एंड प्रोटीज एक्टिवेटर रिसेप्टर 1 एंटागोनिस्ट। एक क्लासिफिकेशन एक के साथ एक कंपेयर करके पढ़ो, जैसे कि हम एंटीकोलेंट्स पढ़ा, थ्रोम्बोलाइटिक्स पढ़ा, तो इसको कंपेयर करके पढ़ो कि कहाँ पर कौन सा कितने क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। तो प्रोटीज एक्टिवेटर रिसेप्टर 1 एंटागोनिस्ट में पोरापक्सो ड्रग्स है। साइक्लोऑक्सीजनेस इनहिबिटर में एस्पिरिन ड्रग्स पढ़ा। ये एस्पिरिन क्या करता है, साइक्लोऑक्सीजनेस एक एंजाइम होता है जो कि प्लेटलेट्स के अंदर होता है, एस्पिरिन ड्रग्स इसको ब्लॉक कर देगा, इस एंजाइम को। एडीपी रिसेप्टर ब्लॉकर में ड्रग्स है क्लोपिट्रोगल, प्रासुक्रल, टिकाग्रेलर। यहाँ पर हम 3 ड्रग्स देखेंगे। एडीपी रिसेप्टर प्लेटलेट्स के सरफेस पे होता है, रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। F6 में एप्टी फिवाटाइट, टेरोफाइबन, ये तीनों ड्रग्स क्या करेंगे, ये ड्रग्स ग्लाइकोप्रोटीन 2B and 3A इनहिबिट करेंगे, 3A को इनहिबिट करेंगे। फॉस्फोडाइस्टरेस इनहिबिटर, फॉस्फोडाइस्टरेस एंजाइम है, इसको इनहिबिट करेगा। सिलेस्टोजल एंड डाइपिरामिडल। बोरापक्सर है प्रोटीज एक्टिवेटर रिसेप्टर 1 एंटागोनिस्ट का। तो एस्पिरिन कैसे काम करते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। एस्पिरिन प्लेटलेट्स के अंदर जो साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एंजाइम होता है, इसको इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है। याद रखना कि रिवर्सिबली नहीं इरिवर्सिबली, मतलब
एक बार इनएक्टिवेट कर दिया साइक्लोहेक्सेनेस एंजाइम को, फिर से एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो साइक्लोहेक्सेनेस एंजाइम को इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट कर देगा। अगर इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट कर देगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन G2 एंड H2 फॉर्मेशन नहीं होगा। साइक्लोहेक्सेनेस 1 एंजाइम आगे जाके प्रोस्टाग्लैंडिन G2 एंड H2 फॉर्मेशन करता है। तो अगर इसको ब्लॉक कर दे इस एंजाइम को, तो प्रोस्टाग्लैंडिन G2 एंड H2 फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब आगे की प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन आगे जाके थ्रोम्बोक्सिन A2 बनता है, जो कि एक पावरफुल प्लेटलेट एक्टिवेटर एंड वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। प्लेटलेट्स को तुरंत एक्टिवेट करता है और बेसल को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो अब देखते हैं कि क्लोपिड्रोगल कैसे काम करते हैं। क्लोपिड्रोगल सब ड्रग्स हम लेने से पहले इनएक्टिव फॉर्म में ही होता है, जब हम लेते हैं इसके बाद एक्टिव होता है। तो क्लोपिड्रोगल इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो हम लेने के बाद लीवर में जाएगा और लीवर में साइटोक्रोम P450 एंजाइम होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा क्लोपिड्रोगल को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेगा और कन्वर्ट करेगा एक्टिव थायल में। ये एक्टिव थायल बाइंड होगा प्लेटलेट्स के सरफेस पे जो रिसेप्टर होता है ADP रिसेप्टर, इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3A की एक्टिवेशन को रोकेगा, ताकि ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3A एक्टिवेशन ना हो और लास्ट में प्लेटलेट सेग्रीगेशन ना हो। अगर प्लेटलेट सेग्रीगेशन हो गया मतलब क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा, तो क्लॉट फॉर्मेशन को रोकना है। तो अब देखते हैं कि एफसिक्सिमेब, ये तीनों ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन तीनों ड्रग्स का ही हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। एफसिक्सिमेब प्लेटलेट्स के सरफेस पे जो रिसेप्टर है ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3A रिसेप्टर, इसके साथ बाइंड होगा और फाइब्रिनोजन को बाइंड होने नहीं देगा। अगर फाइब्रिनोजन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया मतलब फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइब्रिन क्या करता है कि स्टेबल क्लॉट बना लेते हैं। तो फाइब्रिन को इस रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होने देता। एफसिक्सिमेब खुद जाके बाइंड हो जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3A रिसेप्टर के साथ। तो थेरापेटिक यूजेस देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एमआई को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है स्ट्रोक में। स्ट्रोक दो टाइप्स के होते हैं, नॉन हेमोरेजिक एंड हेमोरेजिक स्ट्रोक में यूज़ किया जाता है आफ्टर एंजियोप्लास्टी के बाद यूज़ किया जाता है। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, आर्टरी नैरो हो जाते हैं या फिर ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो डॉक्टर एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, जो आर्टरी नैरो हुआ है उस आर्टरी के अंदर बैलून की मदद से उस आर्टरी को खोलता है, और इसका आर्टरी के अंदर एक मैश की पाइप प्लेस किया जाता है। तो प्लेस करते टाइम क्या होता है, इंजरी होने के चांसेस होते हैं आर्टरी के अंदर। अगर इंजरी हो गया तो प्लेटलेट्स तुरंत एक्टिवेट होता है और क्लॉट बना लेते हैं। तो इसके लिए एंजियोप्लास्टी के बाद यूज़ किया जाता है एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, ताकि क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में यूज़ किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट, नुकसान क्या क्या हो सकता है, जीआई इरिटेशन होता है, ब्लीडिंग होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, हेडेक होता है, हाइपोटेंशन होता है, इंट्राक्रैनियल हेमरेज। हम थेरापेटिक यूजेस में जो देखा था स्ट्रोक है, नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक में यूज़ होगा, इस स्ट्रोक में नहीं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या होता है, मतलब किस कंडीशन में नहीं ले सकते एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, पेप्टिक अल्सर में नहीं ले सकते, क्योंकि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में क्या होता है, इंटेस्टाइन से ऑलरेडी ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग के केस में नहीं दे सकते। हेमरेजिक स्ट्रोक में भी ब्लड वेसल से ब्लीडिंग होता है, तो इस केस में जिस कंडीशन में ब्लीडिंग हो रहा है उस कंडीशन में हम नहीं दे सकते एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद रख लेना। तो हीमोपोएटिक्स में क्या होता है, हीम का मतलब है ब्लड, पोएटिक्स का मतलब है प्रोडक्शन, ब्लड प्रोडक्शन। दिस ड्रग्स स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ये ड्रग क्या करेगा, ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, ताकि ब्लड ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ब्लड सेल्स ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो इसका एग्जांपल क्या है, हिमाटोनिक्स। कुछ हिमाटोनिक्स क्या है, विटामिन B12, आयरन, फोलिक एसिड, एरिथ्रोपोइटिन, ये हिमाटोनिक्स है। क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन सिंपल है। देखो हीमोपोएटिक्स में क्या होता है,
ब्लड को प्रोडक्शन करना। तो ब्लड में कौन कौन सा सेल होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो स्पेसिफिक ड्रग्स, स्पेसिफिक सेल्स के लिए ड्रग्स दिया जाता है कि आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए ड्रग्स दिया जाता है, डब्ल्यूबीसी की कॉलोनी को स्टिमुलेट करने के लिए ड्रग्स दिया जाता है, प्लेटलेट्स को प्रोडक्शन करने के लिए ड्रग्स दिया जाता है। ड्रग्स फॉर आरबीसी को प्रोडक्शन करने के लिए जो ड्रग्स दिया जाता है, ये चारों ड्रग्स क्या करेगा, आयरन प्रिपेयर करेगा, आयरन प्रिपरेशन करेगा, जो कि ब्लड प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओरल प्रिपरेशन में क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट जो ओरली दिया जाता है, पेरेंट्रल आयरन सुक्रोज, फेरिक कार्बोक्सीमेल्टस, विटामिन B12, साइनोकोबालामाइन, हाइड्रोक्सीकोबालामाइन, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से बेबी का डिफेक्ट भी हो सकता है, तो प्रेगनेंसी में ये लेना ज़रूरी है। तो ड्रग्स फॉर डब्ल्यूबीसी कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, डब्ल्यूबीसी की कॉलोनी को स्टिमुलेट करने के लिए जो ड्रग्स दिया जाता है, डब्ल्यूबीसी का टाइप्स होता है ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, मैक्रोफेज भी इसका टाइप्स है। तो ग्रेनुलोसाइट की कॉलोनी को स्टिमुलेट करने के लिए जो ड्रग्स दिया जाता है, फिल्ग्रास्टिम, पेगफिल्ग्रास्टिम, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जीपेट में, फिल्ग्रास्टिम से ऐसे क्वेश्चन आया था, GCSF का एनालॉग क्या है, फिल्ग्रास्टिम या पेगफिल्ग्रास्टिम। तो ये दोनों में से फिल्ग्रास्टिम ऑप्शन में दिया था। ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर में साइक्लोमोस्टिम। तो ड्रग्स फॉर प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन करने के लिए जो ड्रग्स दिया गया है, थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, थ्रोम्बोपोएटिन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया जाता है ताकि प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन बढ़ा सके। तो एल्ट्रोम्बोपेग इसका एग्जाम्पल है। तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ आयरन थेरेपी, अगर किसी पेशेंट आयरन थेरेपी मतलब आयरन ट्रीटमेंट दिया गया है, इसके वजह से नुकसान क्या हो सकता है। ऑरली जो हम ड्रग्स लेते हैं जो आयरन प्रिपेयर करते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है, ये ड्रग्स लेने से कॉन्स्टिपेशन होता है, नोसिया होता है, ब्लैक स्टूल होता है। कॉन्स्टिपेशन में स्टूल टाइट हो जाते हैं, नोसिया में वॉमिटिंग फील होता है, ब्लैक स्टूल भी हो सकता है। एनाफाइलैक्सिस, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है, हाइपोटेंशन, अचानक बीपी फॉल होता है, पेन इन इंजेक्शन साइट पे पेन होता है। जो पेरेंट्रली हम ड्रग्स लेते हैं और आयरन प्रिपरेशन करते हैं, जो सोल्यूशन होता है इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, आयरन प्रिपेयर करते हैं। तो अब देखते हैं कि एनीमिया के 3 टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया था, इसलिए एनीमिया के टाइप्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया से क्वेश्चन आया था। तो टाइप्स में 3 टाइप्स पढ़ेंगे, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो क्लिनिकल यूज़ देखते हैं, क्लिनिकल यूज़ में नुकसान क्या होता है। यूज्ड इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो एनीमिया आयरन की कमी से होता है, उसमें हीमोपोएटिक्स ड्रग्स यूज़ करता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आरबीसी के साइज़ बड़ा हो जाता है, प्रेगनेंसी में भी यूज़ किया जाता है, हेमाटोनिक्स यूज़ किया जाता है, विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन, जो प्रेगनेंसी में भी आयरन टैबलेट जो दिया जाता है। तो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मेनली क्या होता है, किडनी एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन प्रोडक्शन करता है, ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है ताकि आरबीसी की प्रोडक्शन हो। लेकिन क्रोनिक किडनी डिजीज़ में क्या होता है, किडनी डैमेज हो जाते हैं और एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जितना फॉर्मेशन करना होता है उतना नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से आरबीसी के प्रोडक्शन भी कम होता है और एनीमिया ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़ होता है। तो प्लाज्मा एक्सपेंडर्स देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा एक्सपेंडर्स इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि प्लाज्मा के अमाउंट ब्लड वेसल में मेंटेन रहे। जब एक्सीडेंट होता है किसी पर्सन का, तो क्या होता है, ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है और ब्लड वेसल में
ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी फॉल हो सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकता है। तो उस इमरजेंसी कंडीशन में प्लाज्मा एक्सपेंडर्स यूज़ करते हैं ताकि ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड की अमाउंट मेंटेन रहे, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे और सर्कुलेशन में मेंटेन रहे। इसके लिए प्लाज्मा एक्सपेंडर्स यूज़ करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। दिस आर सब्सटेंस, फ्लूइड और सॉल्यूशंस। ये एक सब्सटेंस होता है, फ्लूइड के सब्सटेंस होता है या फिर सॉल्यूशंस होता है डेट इंक्रीजिंग द सर्कुलेटिंग प्लाज्मा वॉल्यूम। जो प्लाज्मा जो है ब्लड के साथ मिक्स हुआ है प्लाज्मा, यह प्लाज्मा क्या करेगा, प्लाज्मा के वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा व्हेन ए पेशेंट हैज़ लॉस्ट ब्लड और फ्लूइड्स। जब पेशेंट फ्लूइड लॉस्ट करेगा या फिर ब्लड लॉस्ट करेगा, उस कंडीशन में प्लाज्मा एक्सपेंडर्स यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ टेम्पोररी रिप्लेसमेंट फॉर ब्लड प्लाज्मा। ये टेम्पोररी रिप्लेसमेंट जो ओरिजिनल ब्लड प्लाज्मा होते हैं, इसको शॉर्ट पीरियड के रिप्लेसमेंट में यूज़ किया जाता है टू मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड सर्कुलेशन, ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे ब्लड के वेसल के अंदर एंड सर्कुलेशन, ब्लड की सर्कुलेशन मेंटेन रहे। तो इसके लिए प्लाज्मा एक्सपेंडर्स यूज़ किया जाता है। तो मान लो अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया और पास में हॉस्पिटल भी नहीं है, तो पेशेंट उस पर्सन क्या होगा, उस पर्सन का अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो उस पर्सन का ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकता है। तो उस इमरजेंसी कंडीशन में प्लाज्मा एक्सपेंडर्स यूज़ करते हैं ताकि ब्लड वेसल के अंदर ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे और सर्कुलेशन भी मेंटेन रहे। तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पर हम 3 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइज्ड कॉलर्स एंड नेचुरल कॉलर्स। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स का 3 क्लासिफिकेशन है। क्रिस्टलाइज्ड जो है वो थोड़ा सा चीप है कॉलर्स के कंपेयर में। कॉलर्स एक्सपेंसिव होता है क्रिस्टलाइज्ड के कंपेयर में। तो क्रिस्टलाइज्ड सिंपल सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन। कॉलर्स जो है यहाँ पर लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है। नेचुरल कॉलर से सीवियर केस में यूज़ किया जाता है। तो क्रिस्टलाइज्ड का एग्जांपल है नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन में NaCl रहता है। तो रिंगर्स लैक्टेट, नेक्स्ट डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन। और कॉलर्स का क्या है, डेक्स्ट्रॉन, हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च, जिलेटिन। नेचुरल कॉलर्स का ह्यूमन एल्बुमिन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो क्रिस्टलाइज्ड जो है एक सॉल्यूशंस होता है, तो इसलिए ये क्या करता है, ब्लड वेसल इजीली लिव करता है। एंड इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, शॉर्ट लास्टिंग इफ़ेक्ट होता है। इसका असर ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है क्योंकि ये सॉल्यूशन होता है, ब्लड वेसल इजीली क्रॉस कर सकता है। तो कॉलर्स में क्या होता है, कॉलर्स में लार्ज मॉलिक्यूल होता है और ब्लड वेसल इजीली क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसका लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट है लार्ज मॉलिक्यूल की वजह से। ये ज़्यादा टाइम तक रहता है ब्लड वेसल के अंदर। तो नेचुरल कॉलर्स में बर्न की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन का स्किन जल जाता है तो स्किन के नीचे क्या होता है, कैपिलरी भी होता है। ये कैपिलरी लीकेज होके फ्लूइड भी लॉस हो सकता है वेसल से, इसलिए यूज़ किया जाता है नेचुरल कॉलर्स। इमरजेंसी कंडीशन में शॉक में यूज़ किया जाता है। शॉक ट्रॉमा की और ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से जो शॉक होते हैं इसमें यूज़ किया जाता है। व्हेन कॉलर्स और क्रिस्टलाइट्स आर नॉट इनफ, जब कॉलर्स और क्रिस्टलाइट्स से काम नहीं होता है तो नेचुरल कॉलर्स यूज़ किया जाता है। तो याद रखना कि नेचुरल कॉलर्स जो सीवियर केस में यूज़ किया जाता है। मैकेनिज्म ये काम कैसे करते हैं, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स एक्ट बाय रिटेनिंग फ्लूइड इनसाइड ब्लड वेसल्स और पुल्ड फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज इनटू ब्लड सो सर्कुलेशन इज रिस्टोर्ड। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स क्या करता है, प्लाज्मा एक्सपेंडर देने से जो फ्लूइड वेसल के अंदर फ्लो होता है उस फ्लूइड को होल्ड करके रखता है। और बेसल के अंदर जो स्पेस होते हैं, 2 बेसल के बीच में जो स्पेस होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इससे भी क्या होता है, फ्लूइड को पुल करता है। तो ये मान लो ये 2 बेसल है, ये बेसल में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। जो फ्लूइड ऑलरेडी फ्लो कर रहा है उसको भी होल्ड करके रखता है। और इंटरस्टिशियल ये ब्लड वेसल के 2 ब्लड वेसल के बीच जो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस है, इस स्पेस में भी फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को भी पुल करता है
अपनी तरफ पुल करता है, मतलब ब्लड वेसल के तरफ पुल करके ब्लड वेसल के अंदर ब्लड प्रेशर मेंटेन रखता है, फ्लूइड के प्रेशर मेंटेन रखता है ताकि सर्कुलेशन नॉर्मल सर्कुलेशन हो। तो एडवर्स इफेक्ट में इसका नुकसान क्या क्या होता है? पल्मोनरी एडेमा, लंग्स में पानी जमा हो जाता है, हार्ट ओवरलोड, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, रिस्क ऑफ एलर्जी स्पेशली विथ कलर्स लाइक डेक्स्ट्रा एंड जिलेटिन, कलर्स या फिर डेक्स्ट्रा एंड जिलेटिन लेने से एलर्जी होता है। क्लिनिकल यूज़ शॉक, ट्रॉमा, बर्न, सर्जरी, हेमोरेज के वजह से जो शॉक होते हैं इसमें यूज़ किया जाता है। सीवियर डिहाइड्रेशन में यूज़ किया जाता है। टेम्पोररी रिप्लेसमेंट ऑफ प्लाज्मा अंटिल ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अवेलेबल, जब तक उस पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो जाता तब ब्लड प्लाज्मा की कमी को पूरा करने के लिए, जो ओरिजिनल ब्लड प्लाज्मा होता है उसका कमी को पूरा करने के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। तो अभी देखेंगे कि इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम में आया है और जीपेट में भी 2025 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक के रिलेटेड इसको देखेंगे। और मॉक टेस्ट में जीपेट की जो मॉक टेस्ट होता है इसमें जो क्वेश्चन है उसमें इसको भी देखेंगे। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है। तो एंटीकोगुलेंट से पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट को क्लासीफाई करने के लिए बोला, हमने एंटीकोगुलेंट्स को 2 क्लासीफाई पढ़ चुके हैं। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यहाँ पर हम मैकेनिज्म भी देखे थे हेपरिन का और वारफरिन का, एंटीकोगुलेंट में ही है। तो थेराप्यूटिक यूजेस भी हम पढ़ चुके हैं, इसका एडवर्स इफेक्ट है हेपरिन का ये भी पढ़ चुके हैं। JNTUH 2016 और 19 में आया है, JNTUH यूनिवर्सिटी में, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में आया है 2017 और 2020 में। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजेस एंड एंटीडोट ऑफ वारफरिन। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटीडोट वारफरिन का लिखने के लिए बोला है। JNTUH के 2018 और 21 में, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी आया है 2018 में। क्लासीफाई एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड क्लिनिकल यूज ऑफ एस्पिरिन एंड क्लोपिड्रोगेल। हम एस्पिरिन एंड क्लोपिड्रोगेल का जो है मैकेनिज्म देखे थे, इसका क्लिनिकल यूज़ नहीं देखा। तो अगर इसका चाहिए तो कमेंट करना, क्योंकि एस्पिरिन क्लोपिड्रोगेल का हम मैकेनिज्म पढ़े थे सिर्फ। तो JNTUH 2017-20 में आया है, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में 18 और 21 में आया है। वाटर थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट डिस्क्राइब इन डिटेल विद एग्जांपल एंड यूजेस। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स क्या है, यहाँ पर हम थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन भी पढ़े थे, तो डिटेल में बोला लिखने के लिए। डिस्कस एरिथ्रोपोइटिन कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर इन एनीमिया, JNTUH में आए हैं। राइट ए नोट ऑन आयरन मेटाबॉलिज्म एंड आयरन प्रिपरेशन यूज्ड इन एनीमिया, JNTUH में आए, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में आए 18 और 21 में। तो इसमें से कुछ आंसर नहीं दिया मैंने, तो अगर आंसर भी चाहिए तो कमेंट करना। तो अब देखते हैं कि जीपेट के रिलेटेड, जीपेट में इस टॉपिक के रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है और मॉक टेस्ट में भी। तो एंटीकोगुलेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन है 2019 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली इनहिबिट्स फैक्टर 10A। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो डायरेक्ट ऑरल एंटीकोगुलेंट्स और न्यूअर ऑरल एंटीकोगुलेंट्स में हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, फैक्टर 10A इनहिबिटर और फैक्टर 10A इनहिबिटर, और एक था क्या था, और थ्रोम्बिन को जो डायरेक्ट इनहिबिट करता है, 2 टाइप्स पढ़े थे। तो फैक्टर 10A इनहिबिटर में 4 ड्रग्स दिया है, तो इसका एग्जांपल रिवारोक्साबन, इपेक्साबन 2 ड्रग्स पढ़ा था, रिवारोक्साबन होगा। कुछ ड्रग्स इज एन ऑरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, मॉक टेस्ट में आया था। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर का डेबिगाट्रेन है, जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है, ये डेबिगाट्रेन। एक ही ड्रग्स पढ़े थे हम डायरेक्ट ऑरल एंटीकोगुलेंट में। तो which medication is an oral anticoagulants that directly inhibit factor 10A। डायरेक्टली फैक्टर 10A को इनहिबिट करता है, ये मॉक टेस्ट में भी आया था और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था जीपेट में। एपिक्साबन, रिवारोक्साबन हम 2 ड्रग्स पढ़े थे,
तो इन चारों ऑप्शन में एपिक 7 है, तो एपिक 7 सही आंसर होगा। तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स में से क्वेश्चन आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो कौन सा प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। तो हम थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स में 3 जनरेशन के ड्रग्स देखे थे, जो मैंने कि बोला था कि सूरत सिटी से याद कर लो, गुजरात की जो सूरत सिटी है, और थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स के मैकेनिज्म में भी पढ़ चुके थे कि प्लाज्मिनोजन के साथ थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स बाइंड करता है, तो इसको रिलेट करने से आंसर मिल जाता है कि स्ट्रेप्टोकाइनेस से। तो एंटीप्लेटलेट एजेंट्स, लो डोज एस्पिरिन एक्सर्ट एंटीप्लेटलेट इफेक्ट, तो एंटीप्लेटलेट से ये क्वेश्चन आया था। Low dose aspirin exert antiplatelets inhibit cyclooxygenase 2 reversibly inhibit cyclooxygenase 1 in platelets। तो क्या होगा, इरिवर्सिबली साइक्लोऑक्सीजनेस को इनहिबिट करता है। एस्पिरिन जो ड्रग्स है इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है, ये भी हमने पढ़ चुके थे। तो अभी देखते हैं, इसी क्वेश्चन आया, इतना टफ नहीं आया, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए P2Y12 रिसेप्टर इनहिबिटर, 2011 में आया था, तो क्लोपिड्रोगल होगा। हम 5 क्लासिफिकेशन पढ़े थे एंटीप्लेटलेट्स में, तो क्लोपिड्रोगल जो है क्लासिफिकेशन 2 में था। क्लोपिड्रोगल हम 3 ड्रग्स पढ़े थे, क्लोपिड्रोगल, टिकोग्रेलर ये पढ़े थे, तो क्लोपिड्रोगल ये सही आंसर होगा। हीमोपोएटिक्स में एनीमिया ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर, इसके रिलेटेड एनीमिया एसोसिएटेड विद द क्रोनिक रीनल फेलियर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, जो क्रोनिक रीनल फेलियर होता है किसके डेफिशिएंसी से होता है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से। किडनी जो है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं। अगर एनीमिया ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर में क्या होता है, किडनी डैमेज हो जाता है और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, तो इसके डेफिशिएंसी से होता है। व्हिच हार्मोन स्टिमुलेट्स रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, 2024 में भी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोपोइटिन। डिफाइन प्लाज्माफेरेसिस, ये प्लाज्मा एक्सपेंडर्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। प्लाज्माफेरेसिस एक प्रोसीज्योर है जो कि ब्लड से क्या करते हैं, प्लाज्मा को कलेक्ट करते हैं और ब्लड सेल्स जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स उसको रिटर्न किया जाता है ब्लड वेसल में। तो प्लाज्माफेरेसिस में कौन सा सही आंसर होगा, प्लाज्मा को कलेक्ट किया जाता है ना कि रेड ब्लड सेल को। तो आज के लिए तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यह था फार्माकोलॉजी का पूरा यूनिट 1 रिवीजन, जिसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देखे और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम में इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको भी देखे, और जीपेट में 2025 तक जो भी क्वेश्चन है उसको भी देखे। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी रिवीजन के लेक्चर मिलते रहे। थैंक यू।